कभी सोचा है ये जो अवसाद है, चिंता, दिमाग का हर वक्त चलते रहना, क्या ये सिर्फ हमारे आज की समस्याएं हैं? लगता तो नहीं है। ये चीजें तो शायद हजारों सालों से इंसानों के साथ रही हैं। बिल्कुल, पर कमाल की बात यह है कि करीब 2500 साल पहले एक इंसान थे जिन्होंने इस पर बहुत गहराई से सोचा। बुद्ध ने सिखाया कि हमारा मन कैसे काम करता है, ये दुख आता कहाँ से है, और अहम बात ये कि इससे छुटकारा कैसे मिल सकता है। और आज देखिए, मजे की बात यह है कि हमारा आधुनिक मनोविज्ञान जो इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स और स्टडीज करता है, वो धीरे धीरे उन्हीं सच्चाइयों तक पहुंच रहा है। हाँ, वही सच्चाइयाँ जो बुद्ध ने शायद सिर्फ अपने अंदर झांक कर, अपने मन को देखकर ही जान ली थी। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये जो बुद्ध की प्राचीन शिक्षाएं हैं और जो मन के बारे में हमारी आज की वैज्ञानिक समझ है, इनके बीच क्या रिश्ते हैं, क्या कनेक्शंस हैं। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि ये 2500 साल पुराना ज्ञान आज के हमारे साइंटिफिक तरीकों से कैसे मेल खाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। जरूर। अच्छा, तो पहले ये बताएं, जब हम कहते हैं मनोविज्ञान, इसका ठीक मतलब क्या है आजकल के हिसाब से? देखिए, मोटे तौर पर मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी मन और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मतलब हम क्यों सोचते हैं जैसा सोचते हैं, क्यों महसूस करते हैं जैसा करते हैं, और क्यों वैसा व्यवहार करते हैं जैसा करते हैं। और इसकी शुरुआत एक फॉर्मल साइंस के तौर पर कब हुई? इसकी औपचारिक शुरुआत मानते हैं करीब 1879 के आसपास, जब जर्मनी में पहली साइकोलॉजी लैब खुली। तो ये कोई 150 साल पुरानी बात हुई। और बुद्ध, वो तो इससे बहुत पहले थे, करीब 500 ईसा पूर्व, यानी आज से 2500 साल पहले। हाँ, और उनके पास कोई लैब नहीं थी, कोई उपकरण नहीं थे। उनका तरीका था आत्मनिरीक्षण। अपने ही मन के भीतर क्या चल रहा है उसे बहुत ध्यान से देखना और समझना। ये तो बिल्कुल अलग अप्रोच है। तो उन्होंने इस आत्मनिरीक्षण से क्या पाया? मन के बारे में उनका मूल विचार क्या था? उनका एक बहुत बुनियादी और शक्तिशाली विचार था कि हम जो कुछ भी हैं वो उसका परिणाम है जो हमने सोचा है। हम वो है जो हमने सोचा है। इसको थोड़ा और खोलेंगे। हाँ, मतलब उन्होंने एक पूरी चेन, एक श्रृंखला समझाई। देखिए, सबसे पहले हमारे मन में एक विचार आता है। वो विचार हमारी भावनाओं को जन्म देता है, अच्छा या बुरा। ठीक है। फिर उन भावनाओं के असर में हम कोई काम करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, और हमारे उन कामों का नतीजा होता है जो हमारी जिंदगी के हालात बनाता है। तो ये चेन हुई, विचार, भावना, कर्म और परिणाम। अरे वाह, ये तो सुनने में आज की एक बहुत पॉपुलर थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी। ये तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सीबीटी का भी तो यही कोर आइडिया है। हाँ, सीबीटी में भी तो यही करते हैं कि अपने उन नेगेटिव या बिगड़े हुए सोचने के तरीकों को पहचानो और उन्हें बदलो, ताकि भावनाएं और व्यवहार ठीक हो सके। एग्जैक्टली। सीबीटी इसी पर फोकस करती है कि वो नकारात्मक विचार पैटर्न क्या हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं, उन्हें पहचानना, उन्हें चुनौती देना, और फिर उनकी जगह ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा यथार्थवादी विचार लाना। ये तो कमाल है कि ये आइडिया 2500 साल पहले भी मौजूद था। हाँ, ये सच में अद्भुत है। बुद्ध ने भी तो यही सिखाया। उन्होंने कहा कि अपने मन का निरीक्षण करो, देखो उसमें क्या चल रहा है। जो अस्वास्थ्यकर, हानिकारक विचार हैं, जैसे गुस्सा, नफरत, जलन, लालच, उन्हें पहचानो। और फिर पहचानने के बाद उन्हें बदलो सम्यक संकल्प से। ये उनके बताए अष्टांगिक मार्ग का एक हिस्सा है। सम्यक संकल्प, ये शब्द सुना है। इसका ठीक मतलब क्या है यहाँ पर? सही इरादा। हाँ, सही इरादा, सही निश्चय या सही सोच कह सकते हैं। मतलब आपने पहचाना कि आपके मन में किसी के लिए नफरत का भाव उठ रहा है। अब आप सचेत रूप से, जानबूझकर ये संकल्प लेते हैं कि मैं इस नफरत को जगह नहीं दूंगा, बल्कि इसकी जगह मैत्री या करुणा का भाव लाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, तो ये सिर्फ सोचना नहीं बल्कि एक एक्टिव चॉइस है। बिल्कुल, ये एक सचेत चुनाव है, एक मानसिक प्रयास है अपने विचारों की दिशा बदलने का। जो विचार नुकसान पहुंचाने वाले हैं, खुद को या दूसरों को, उनकी जगह ऐसे विचार लाना जो कल्याणकारी हों। ये तो अपने विचारों का एक तरह से ड्राइवर बनना हुआ। सही कहा। और ये हमें सीधे उस चीज की तरफ ले जाता है जो आजकल साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, माइंडफुलनेस। हाँ, माइंडफुलनेस या सचेतनता। क्या ये कहना ठीक होगा कि ये जो माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट है, ये आधुनिक मनोविज्ञान को बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा तोहफा है? हाँ, काफी हद तक ये कहा जा सकता है। माइंडफुलनेस आज की साइकोथेरेपी में बहुत अहम हो गया है। तो माइंडफुलनेस है क्या, आसान शब्दों में? माइंडफुलनेस का मतलब है अभी, इस पल में,
जो कुछ भी हो रहा है आपके अंदर, आपके बाहर, उसे पूरी जागरूकता के साथ अनुभव करना, और सबसे जरूरी बात, बिना उस पर कोई अच्छा या बुरा होने का ठप्पा लगाए, बिना जज किए। बिना जज किए। ये मुश्किल लगता है, हमारा मन तो हर वक्त जज करता रहता है। हाँ, मुश्किल है, इसीलिए तो अभ्यास की जरूरत होती है। ये जो विपस्यना ध्यान की परंपरा है वो इसी पर आधारित है। आप अपनी सांस पर ध्यान लगाते हैं या शरीर में हो रही संवेदनाओं पर, और जब मन भटकता है, जो कि वो भटकेगा ही, तो बिना खींचे, बिना खुद को कोसे, बस धीरे से ध्यान वापस ले आते हैं। अच्छा। बुद्ध का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। उन्होंने कहा, जब तुम चल रहे हो तो बस ये जानो कि तुम चल रहे हो। जब गुस्सा महसूस हो तो बस उस गुस्से को देखो, उसके बारे में कहानी मत बनाओ, उस पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, बस उसे एक मानसिक घटना की तरह देखो। और इसी सिद्धांत ने आज की कई थेरेपीज को जन्म दिया है ना। मैंने सुना है MBSR के बारे में। हाँ, माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन, MBSR। ये जॉन कबाट-जिन ने शुरू किया था, खासकर तनाव, चिंता और क्रोनिक पेन के लिए, और ये बहुत कामयाब रहा है। और भी हैं शायद। बिल्कुल। MBCT है माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी, जो डिप्रेशन को दोबारा होने से रोकने में मदद करती है। DBT है डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, जो खासकर उन लोगों के लिए है जिन्हें अपनी तीव्र भावनाओं को नियंत्रित करने में बहुत मुश्किल होती है। ACT भी है एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। इन सब में माइंडफुलनेस एक सेंट्रल एलिमेंट है। और इन सब का आधार वही बुद्ध का आइडिया है कि अपने विचारों और भावनाओं को बस देखो, एक दूरी से, एक साक्षी की तरह। उनसे उलझो मत, उन पर तुरंत रिएक्ट मत करो। बिल्कुल सही। उन्हें आने दो और जाने दो। और यह हमें बुद्ध की एक और बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा की तरफ ले जाता है, अनित्य। अनित्य, इसका मतलब? इम्पर्मनेंस। हाँ, इम्पर्मनेंस यानी अस्थिरता। ये सिद्धांत की इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ बदल रहा है हर पल। हर चीज उत्पन्न होती है, कुछ देर रहती है और फिर खत्म हो जाती है। ये तो हम भारी दुनिया में देखते ही हैं। मौसम बदलते हैं, चीजें पुरानी होती हैं। हाँ, लेकिन बुद्ध ने कहा कि ये सिर्फ भारी चीजों पर ही लागू नहीं होता। ये हमारे अंदर की दुनिया पर भी उतना ही सच है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी शारीरिक संवेदनाएं, ये सब भी अनित्य है। अच्छा, तो हमारी भावनाएं भी स्थायी नहीं है? गुस्सा, खुशी, दुख, ये सब? बिल्कुल। और कमाल देखिए, यहीं पर मनोविज्ञान और बौद्ध दर्शन फिर से एक साथ आ जाते हैं। आज का मनोविज्ञान भी यही कहता है, भावनाएं स्थायी गुण नहीं है, वो लहरों की तरह हैं। लहरों की तरह? हाँ, जैसे समंदर में लहर उठती है, अपने चरम पर पहुंचती है और फिर धीरे धीरे शांत हो जाती है। भावनाएं भी बिल्कुल ऐसी ही हैं। वो मन की अस्थायी अवस्थाएं हैं, टेम्पररी ब्रेन स्टेट्स। वो आपकी पहचान का स्थायी हिस्सा नहीं है। मैं दुखी हूँ और मुझे दुख महसूस हो रहा है, इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। ये समझना तो बहुत मददगार हो सकता है, खासकर जब हम बहुत मुश्किल भावनाओं से गुजर रहे हों, जैसे गहरी उदासी या बहुत ज्यादा चिंता या गुस्सा। निश्चित रूप से। अगर हम ये याद रख सकें कि ये उदासी अभी है पर ये हमेशा नहीं रहेगी, या ये चिंता का भाव है, ये मैं नहीं हूँ, तो उस भावना की पकड़ हम पर ढीली पड़ सकती है। हम उसके साथ बह जाने के बजाय उसे देख सकते हैं। ये एक तरह से बौद्ध भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सार है। ये जानना कि ये भी गुजर जाएगा। हाँ, बिल्कुल। ये स्वीकृति कि सब कुछ बदलता है, हमें मुश्किल भावनाओं को सहने की ताकत देती है। और अगर हम आज की दुनिया को देखें, जहां लगातार इतनी उत्तेजना है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, सोशल मीडिया का प्रेशर, इतनी तेज रफ्तार जिंदगी, मानसिक थकावट बहुत आम हो गई है। सही कहा। इन आधुनिक चुनौतियों के दौर में बुद्ध की सिखाई ये तकनीकें, माइंडफुलनेस, भावनाओं को समझना, विचारों पर ध्यान देना, ये शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी और प्रासंगिक हो गई हैं। तो क्या अब वैज्ञानिक समुदाय जैसे मनोवैज्ञानिक, न्यूरोसाइंटिस्ट, थेरेपिस्ट, वो भी इन प्राचीन तकनीकों को गंभीरता से ले रहे हैं? मतलब क्या इसे अब सिर्फ स्पिरिचुअल चीज नहीं माना जाता? हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव आया है पिछले कुछ दशकों में। पहले जिन चीजों को सिर्फ आध्यात्मिक या धार्मिक अभ्यास माना जाता था, जैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन, करुणा का अभ्यास, कंपैशन, नैतिक आचरण, अब उन्हें मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित एविडेंस बेस्ड तरीके माना जा रहा है। अच्छा,
इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है? बिल्कुल है। अब हमारे पास ब्रेन स्कैनिंग तकनीकें हैं जैसे fMRI। स्टडीज दिखाती हैं कि जो लोग नियमित रूप से माइंडफुलनेस ध्यान का अभ्यास करते हैं उनके दिमाग के स्ट्रक्चर और फंक्शन में बदलाव आते हैं। सच में? किस तरह के बदलाव? हाँ, दिमाग के वो हिस्से जो ध्यान केंद्रित करने, अटेंशन कंट्रोल, भावनाओं को नियंत्रित करने, इमोशन रेगुलेशन और आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस से जुड़े हैं, उनमें सक्रियता और कनेक्शन बेहतर होते देखे गए हैं। यहाँ तक कि सहानुभूति, एम्पैथी और करुणा से जुड़े ब्रेन सर्किट्स पर भी सकारात्मक असर पड़ता है। ये तो अद्भुत है। यानी ये अब सिर्फ दर्शन या विश्वास की बात नहीं रही, बल्कि इसे विज्ञान भी प्रमाणित कर रहा है। हाँ बिल्कुल, ये तकनीकें अब मेंटल हेल्थ केयर का हिस्सा बन रही हैं, जिन्हें थेरेपिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, PTSD, एडिक्शन जैसी कई समस्याओं के इलाज में। तो अगर हम पूरी बातचीत को समेटें तो कह सकते हैं कि बुद्ध भले ही उनके पास मनोवैज्ञानिक का लेबल न हो, पर मन और उससे जुड़े दुख की उनकी समझ अपने समय से सदियों आगे थी। मैं तो यही कहूँगा, बिल्कुल, उनकी अंतर्दृष्टि गजब की थी। जैसा उन्होंने खुद कहा था, प्रयास तुम्हें स्वयं करना होगा, तथागत यानी बुद्ध केवल मार्ग दिखाते हैं। और ऐसा लगता है कि आधुनिक मनोविज्ञान अब उसी मार्ग पर वैज्ञानिक उपकरणों और पद्धतियों के साथ और गहराई से चलना शुरू कर रहा है। ये वाकई एक बहुत दिलचस्प संगम है और ये हमें एक सोचने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। क्या मन को पूरी तरह समझने और उसकी तकलीफों को सचमुच दूर करने का सबसे असरदार तरीका शायद वही है जहां ये प्राचीन ज्ञान और ये आधुनिक विज्ञान हाथ मिलाते हैं? ये सवाल तो है। शायद सबसे संपूर्ण रास्ता वहीं से निकलता हो। इस पर सोचने के लिए यकीनन बहुत कुछ